हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में मैं राम लक्ष्मण सैनी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बायोडाइवर्सिटी और इसके संरक्षण से संबंधित राजस्थान और इंडिया के संदर्भ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। बायोडाइवर्सिटी जो शब्द हैं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैव मीन्स बायो एंड विविधता मीन्स डाइवर्सिटी, अर्थात जैव विविधता किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकार तथा उनकी जेनेटिक लेवल में मिलने वाले विविधता को अध्ययन करते हैं। जैव विविधता एक प्रकार से किसी भी प्राणी, जंतु, सूक्ष्म जीव के जेनेटिक लेवल साथ ही साथ उसके इकोसिस्टम के कारण से विविधता आती है। एक प्रकार से जो जैव विविधता है वो जेनेटिक्स और साथ ही साथ इकोसिस्टम का परिणाम होती है। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होता है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जो विविधता होती हैं ये जीव के जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक जो एक प्रकार से उनकी जो जीन्स की जो विविधता होते हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर की विविधता होते हैं, उसके कारण से ये विविधता पाई जाती है। इसी प्रकार से प्रजाति विविधता, ये जो प्रजाति विविधता है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाले प्राणियों, उनकी जातियों की एक प्रकार से समृद्धि और साथ साथ उसकी जो बहुलता होती है वो प्रजातियों की विविधता होती है। एक प्रकार से जो प्रजाति विविधता होते हैं इसको हम हॉट स्पॉट के रूप से भी जानते हैं। दूसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम के प्रकार के कारण से वहाँ पर आवासों की भिन्नता के कारण से जो विविधता होती है प्राणियों में वो एक प्रकार से इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में जैसे कि भारत में ज्वारामुख क्षेत्र पाए जाते हैं, समुद्री क्षेत्र पाए जाते हैं, मैंग्रोव प्रवाल भित्तियाँ पाए जाते हैं, आर्द्रभूमि स्थल हैं, इसी प्रकार से रेगिस्तानी भाग हैं, तो वहाँ के प्राणियों की में क्या पाए जाते हैं, विविधता पाए जाते हैं। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियाँ तथा 89,000 जंतु जातियाँ पाई जाती हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन वॉल्टर जी रोसन के द्वारा किया गया था तथा इस शब्द का प्रथम प्रयोग E.O. विल्सन ने किया था। जैव विविधता की महत्व को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश वैज्ञानिक पॉल विलियमसन, क्रिस हम्फ्रीज तथा डिक्वेन राइट ने जैव विविधता का मानचित्र तैयार कर वर्ल्ड मैप के नाम से सॉफ्टवेयर विकसित किया है। जैव विविधता को मापन की विधियाँ। जैव विविधता को मापन के लिए 3 विधियाँ हैं। एक होते हैं अल्फा विधि, दूसरी होती है बीटा विधि और तीसरी विधि होते हैं गामा विधि। अल्फा विधि के माध्यम से प्रजातियों की कुल संख्या जो है वो अल्फा डाइवर्सिटी में आते हैं। इसी प्रकार से जो बीटा डाइवर्सिटी होते हैं वह प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को दिखाते हैं और गामा जो विधि होती है ये विविध प्रजातियों के मध्य पाए जाने वाले इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का ज्ञान कराती हैं। पृथ्वी पर निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र उत्तरी और दक्षिण ध्रुव तथा हिमाच्छादित क्षेत्र को माना जाता है। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांश मीन्स दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती जाती है। अतः सामान्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। नेशनल भारत में जो प्लांट्स जो होते हैं, पादप जो होते हैं, उनके जर्म प्लाज्म को कंजर्वेशन का जो कार्य करता है, जो संस्था है वो है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं,
उनके जर्म प्लाज को कंजर्वेशन का जो कार्य करते हैं वो NBAGR होते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। जीवद्रव्य के स्रोत, जीवद्रव्य के स्रोत क्या होते हैं? जीवद्रव्य के स्रोत होते हैं जंगली पादप एवं जीव जातियां जर्म प्लाज्म के स्रोत होते हैं। ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट पुस्तक डी कैंडोली के द्वारा लिखी गई थी। इसी प्रकार से वेविलो द्वारा कृष्य पादप जातियों की उत्पत्ति उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मानी गई। उसने उत्पत्ति के, किसने? वेविलो ने उत्पत्ति के 8 केंद्र बताए, जिसमें चीन सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। थ्योरी ऑफ मेगा जीन सेंटर का प्रतिपादन ज्यू कोत्स्की द्वारा किया गया तथा उसने उत्पत्ति के 12 सेंटर बताए। अब आता है हॉट स्पॉट इन इंडिया, भारत में हॉट स्पॉट। जैसा कि मैंने बताया हॉट स्पॉट क्या होते हैं? हॉट स्पॉट एक प्रकार से वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जंतु एवं पादप जातियों के समृद्ध होते हैं, साथ ही साथ वो संकटग्रस्त प्लांट और एनिमल्स के भंडार होते हैं। वो जो एरिया होते हैं क्या कहलाते हैं? हॉट स्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में 34 हॉट स्पॉट हैं। भारत में 2 हॉट स्पॉट माने गए हैं। एक होता है पश्चिमी घाट, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका का क्षेत्र आता है। दूसरा पूर्वी हिमालय होता है, इसमें भूटान और भारत का जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है और साथ ही साथ ब्रह्मा का क्षेत्र भी इसके तहत आता है। प्रथम जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता का प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में, भारत में। इसी प्रकार से ग्रीन अकाउंटिंग, एक प्रकार से सब बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड है। ग्रीन अकाउंटिंग का 2004 से भारतीय बजट में इसको शामिल किया गया है। अब आता है जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के क्या महत्व है? जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी प्रकार मानव समुदाय ने भी आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए बड़ा योगदान किया। जैव विविधता को पारिस्थितिकी, आर्थिकी और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख हैं। बायोडाइवर्सिटी ने मानव जाति को क्या दिया है? खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य, दवा साधन आदि आर्थिक महत्व के उत्पाद प्रदान किए। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसके लिए पादप जातियाँ और जंतु जातियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। कहाँ से उपलब्ध होते हैं? बायोडाइवर्सिटी से। जैव विविधता का ह्रास, जैव विविधता का ह्रास कैसे हुआ? जैव विविधता का ह्रास जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ी, मानव जनसंख्या बढ़ने के कारण से जो प्राकृतिक क्षेत्र थे उन प्राकृतिक क्षेत्र में मानव जनसंख्या का दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के कारण से उनके जो प्राकृतिक आवास थे वो तेजी से कम होते गए, जिसके जनसंख्या बढ़ने के कारण से वन्यजीवों को आवास नष्ट हुए। इसी प्रकार से मनुष्य ने लाभोन्मुखी उत्पादों के लिए इन वन्य प्राणियों का शिकार करना शुरू कर दिया, जैसे कि हाथी दांत के लिए हाथी का शिकार करते हैं। इसी प्रकार से जो चर्म होती हैं वो उसके लिए शेर का शिकार किया जाता है। इसी प्रकार से रीनों का शिकार इसके सींगों के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य ने वन्यजीव, पादप और जंतुओं को अत्यधिक दोहन किया, जिसके कारण से बायोडाइवर्सिटी संकट हो रहे हैं। जब भी जैसे कोई टूर जाता है, एक्सकर्शन टूर जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? जो प्लांट्स एक प्रकार से एंडेंजर्ड होता है, जो मिलता नहीं कहीं पर, उसको हम क्या करते हैं? उसको कलेक्ट करके ले आते हैं और उसको हम जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पर लगा देते हैं। इसी प्रकार से जो कुछ प्राणी स्पेशल होते हैं तो उसको हम जो चिड़ियाघर होते हैं वहाँ पर लेके आते हैं। तो ये एक प्रकार से जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि इनके प्राकृतिक आवासों में पाए जाते हैं उनको हम क्या करते हैं? ह्रास करते हैं। इसी प्रकार से कुछ पादप प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जिसके कारण से उसके आसपास का जो पर्यावरण इकोसिस्टम है वो प्रभावित होता है। जैसे यूकलिप्टस, सफ़ेदा के पौधे को अगर उगा देते हैं तो इसके कारण से बहुत सारे जो पादप होते हैं वो वहाँ से अपने आप ही क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ इस प्रकार के पदार्थ सीक्रेट करता है जो कि अन्य प्लांट्स के लिए क्या होते हैं? वो हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार से कीटों, पीड़कों को हम नष्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, पीड़कनाशियों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से विभिन्न सूक्ष्म जीवों की जातियाँ क्या होते हैं? वो नष्ट हो रही हैं।
तो इस प्रकार से बढ़ते प्रदूषण के कारण से भी क्या हो रहा है, जैव विविधता को ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने मानव जाति ने क्या किया, डाइवर्सिटी को ह्रास करने का कार्य किया। संकटग्रस्त आशंकित जातियों की धारणा क्या होती है। संकटग्रस्त, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी स्थापना 1948 में की गई और जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का मोरगस शहर में इसको रखा गया। ये क्या काम करता है, ये वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। वन्य जीवों, साथ ही इसका जो IUCN का SSC आयोग है, उत्तर जीविता सेवा आयोग, इसके द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स से संबंधित जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उसकी रेड डाटा बुक का प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। पादप एवं जंतु की प्रजातियों को IUCN द्वारा 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक होते ई को फॉर होता है एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त, ऐसी पादप जातियां जिनकी संख्या गंभीर स्तर पर कम हो गई हैं अथवा वे जिनका अस्तित्व उपस्थित परिस्थितिक कारकों के कारण से क्या हो गया, खतरे में पड़ गया। तो ये जो स्पीसीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाती हैं, संकटग्रस्त पादप जातियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है वल्नरेबल, सुबेद, ऐसी जातियां जिनका वर्तमान परिस्थिति के चलते, मतलब जो पारिस्थितिक कारक है उसके चलते निकट भविष्य में ये पादप जातियां संकटग्रस्त की श्रेणी में चली जाएगी, इस चीज़ का हमें भय है। तो ये जो प्लांट स्पीसीज हैं वो क्या कहलाते हैं, वल्नरेबल कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक तो होते हैं रेयर, वे जातियां जो तो न तो वर्तमान संकट समय में संकटग्रस्त हैं और न ही सुबेद हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या होते हैं, संख्या क्या है, बहुत ही कम है विश्व में, तो उनको हम रेयर के तहत रखते हैं। इसी प्रकार से होता है टी फॉर थ्रेटन, आशंकित, ऐसी जातियां जिसके बारे में जो 3 हैं ई, वी और आर के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनकी संख्या कम है, मतलब इसको किस श्रेणी में रखा जाए। एक होता है ओ फॉर होता है आउट ऑफ डेंजर, जो पादप जातियां पहले उपरोक्त 3 कंडीशंस में थी, पूर्व में जो 4 जो श्रेणियां उसमें थी, लेकिन संरक्षण कार्यों के कारण से अब वह पूर्ण रूप से खतरे से बाहर हो गई है। तो ये पादप जातियां क्या कहलाती हैं, आउट ऑफ डेंजर में आती हैं। अब आता है जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया है। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक प्रजाति निकट संकट आने से दूसरे में असंतुलन पैदा होगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, मनुष्य भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अगर प्लांट की स्पीसीज अगर खत्म हो जाती हैं तो मनुष्य को भोजन नहीं मिल सकता। जो एक इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, जैसे कि वन पारिस्थितिक तंत्र है, इस वन पारिस्थितिक तंत्र की शुरुआत पादप से होती है, उसके बाद शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से उच्च मांसाहारी। तो ये जो भोजन की जो श्रृंखला है, भोजन की श्रृंखला क्या होती है, प्रभावित होती है, और प्रभावित होगी तो इससे मतलब प्लांट्स, एनिमल्स तो प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ साथ जो ह्यूमन बींग है, मनुष्य भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अतः एक प्रकार से आवश्यक है कि हमें पर्यावरण मैत्री संबंध विकसित करने होंगे, जिससे हम प्रजातियों को अपना सकेंगे। इस प्रकार से सन 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में हुआ जो जैव विविधता सम्मेलन है, उसमें भारत सहित 155 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए 7वां विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के लिए तरीके सुझाए गए। कौन कौन से तरीके आते हैं इसमें, जैसे संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे, सबको, विश्व के सबको मिलकर के इस पर प्रयास करने होंगे। प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं बनानी पड़ेगी, प्रबंधन अपेक्षित है। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी, पेड़, पशु, जंतु, वन्य प्राणियों की किस्मों को हमें संरक्षित करना होगा। प्रत्येक देशों को अन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, और वन्य जीवों और पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के तहत उनको व्यापार नियम उसके अनुरूप किए जाने होंगे। क्यों? जैसे कि क्या होता है, भारत में जो खाल, जिसकी जो शेर की खाल है, जो व्यापार इसको प्रतिषेध किया गया है, लेकिन तस्कर क्या करते हैं, उसको शिकार करके उसको दूसरे देशों में बेच देते हैं। तो एक प्रकार से व्यापार के नियम इस प्रकार बनाने होंगे ताकि वहाँ पर इसको व्यापार को निषेध किया जाए।
भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने, विस्तार करने के लिए 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया, जिसके अंदर नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। जो जंतु होते हैं, साथ ही प्लांट्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनके संरक्षण कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जाए, तो इनके दो तरीके हैं। कौन से? एक तो होती है इन सिटू कंजर्वेशन मेथड और दूसरी होती है एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। जो इन सिटू कंजर्वेशन मेथड होते हैं उसमें स्वस्थानी जिसको हम बोलते हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन के लिए जहाँ पर जीव जातियाँ, प्राणी, पादप पाए जा रहे हैं उस एरिया को एक प्रकार से रिजर्व्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से वहाँ के जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को हम क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। इसमें आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, क्लोज्ड एरिया होते हैं, हॉट स्पॉट, पवित्र उपवन वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है और उनको वहीं पर ही कंजर्वेशन प्रदान कर दिया जाता है। दूसरा होता है एक्स सिटू संरक्षण। इस संरक्षण में जो संकटग्रस्त प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशेष स्थानों पर सावधानी पूर्वक उनको कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसके तहत हैं बॉटनिकल गार्डन है, इसी प्रकार चिड़ियाघर है, जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर हैं, जर्म प्लांट सेंटर हैं, तो ये इनके स्थापित कर दिए जाते हैं। वहाँ पर उनको क्या करते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। भारत में बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, उसमें आता है पहला जो कदम उठाया गया था बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS की स्थापना 1863 में की गई। इसी प्रकार से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया की स्थापना 1969 में की गई। ट्रैफिक इंडिया की स्थापना 1991 में की गई। गंगा समृद्धि योजना है 1985 में। इसी प्रकार से IWBB भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में की गई। गिर शेर परियोजना 1973 में चालू की गई। इसी प्रकार हाथी परियोजना 1988 में चालू की गई। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, लाल पांडा परियोजना 1996 में चालू की गई। इसी प्रकार घड़ियाल परियोजना 1975 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना राजस्थान में 2006 में उदयपुर में शुरुआत की गई। इसी प्रकार गोडाउन प्रोजेक्ट 2013 में चालू किया गया। एक होता है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी स्थापना 1962 में की गई और कहाँ पर मुख्यालय इसका, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो WWF है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो लाल पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है जो कि चीन में पाया जाता है। एक होता है साइट्स की स्थापना 1973 में की गई। इसी प्रकार से MAB मैन एंड बायोस्फीयर की स्थापना 1971 में की गई। भारत में इसके तहत भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1968 में नीलगिरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में की गई। भारत एवं राजस्थान की कुछ संकटग्रस्त पादप जातियां कौन कौन सी हैं? जो भारत और राजस्थान की संकटग्रस्त जातियां हैं इनमें आता है एस्प्लिनियम प्यूमिलम किस्म हाइमिनीफ्लोइडिस, ये राजस्थान में संकटग्रस्त पादप जाति है। सिलेजनेला राजस्थानेंसिस राजस्थान में, ऑफियोग्लोसम ग्रेमिनियम राजस्थान में, मार्सिलिया एजिप्टिका यह भी राजस्थान में, आइसोइटिस रेटिकुलेटा राजस्थान में, निपेंथिस केसियाना, इसी प्रकार से राउल्पिया सर्फेंटाइना ये इंडिया में, कॉमीफेरा वेगेटी गूगल ये भी ऑल इंडिया में है, सेंटेलम एल्बम चंदन जिसका आप नाम सुनते हो, चंदन तस्कर वीरप्पन, ये चंदन के पेड़ों को काट करके बेच देता, तस्करी करता था, तो ये संकटग्रस्त पादप जाति में आती हैं। कॉप्टिस टिटा, बर्बेरिस एफिनिस, ऑफियोग्लोसम पेंडुलम, निटम अल्वा, टिकोलम अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, एट्रोपा एक्यूमिनेटा, कैफेरिस डाइवर्सिफोलिया, साइलोटम नुडम और कोल्चिकम ल्यूटियम, ये जो प्लांट स्पीसीज हैं इनको एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज में रखा गया है। कहाँ पर? भारत में। इसी प्रकार से भारत की कुछ प्रमुख संकटग्रस्त जंतु जातियां भी आती हैं। कौन कौन सी? पहले विश्व के लेवल पर हम देखते हैं। डोडो पक्षी अक्सर पूछा जाता है, मॉरिशस में विलुप्त हो गया। गेंडा जावा में, एशियाई शेर जो इसी प्रकार से एशियन टाइगर हैं, इसके बाद चीता जो विलुप्त प्राय जीव में आते हैं। इसके अलावा जो भारत में जो
एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज है उसमें इक्वेरियन क्रोकोडाइल राजस्थान में, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में जिसको हम गोडाउन कहते हैं, द ग्रीन सी टर्टल, वाटर लिजार्ड, इंडियन सेलामेंडर, पाइथन, इंडियन साइबेरियन क्रेन जो है, इसी प्रकार हॉर्न बिल्लास, भारतीय गेंडा, उड़न गिलहरी, व्हेल, जंगली गधा, टाइगर, हिमालयन ब्राउन बियर्स, कस्तूरी मृग, मणिपुर का जो ब्रो एंटलर्ड हिरण है जिसको हम संगाई को हम नृत्य करने वाला हिरण भी कहते हैं। इसके बाद चिंकारा गजेला, गजेला जो राजस्थान में है, गागरोनी तोता है। तो ये एक प्रकार से जो एनिमल स्पीसीज है ये संकटग्रस्त एनिमल स्पीसीज का जिनको रखा गया है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उसमें राजस्थान बायोडाइवर्सिटी को दृष्टि से समृद्ध प्रांत है और इसमें 4 पारिस्थितिक तंत्र के तहत राजस्थान को डिवाइड किया जाता है। मरु पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें मरु प्रदेश के जो 12 जिले इसमें आते हैं, इसी प्रकार से अरावली प्रदेश है, अरावली के क्षेत्र के जिले आते हैं, इसमें पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र हैं और दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो राजस्थान को एक प्रकार 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया जाता है। राजस्थान की एक स्पेशल पॉइंट है, राजस्थान की जो विश्नोई जाति हैं, यह जाति जैव विविधता को संरक्षण के लिए इसका बहुत अहम योगदान राजस्थान में रहा है। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, साथ ही 26 वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए गए, 10 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, आखेट निषेध क्षेत्र हैं 4, इनकी स्थापना राजस्थान में की गई। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के लिए राजस्थान जैव विविधता अधिनियम 2010 पारित किया गया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की गठन 14 सितंबर 2010 को किया गया। राजस्थान में जैव विविधता की विरासत स्थल कौन कौन से राजस्थान में जो जैव विविधता विरासत स्थल है, एक तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ये जैसलमेर में स्थित है। इसी प्रकार केवड़ा की नाल जो उदयपुर में है, राम कुंड उदयपुर में है। इसी प्रकार से नागपाड़ अजमेर में है, छापोली, मानस, महर झुंझुनू में ये स्थापित हैं। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना राजस्थान में सवाई माधोपुर के राम सिंहपुरा गांव में की गई। उदयपुर में गमगढ़ को जैव विविधता पार्क बनाया गया। तो प्रश्न पूछा जैव विविधता पार्क राजस्थान कहाँ पर, तो गमगढ़ उदयपुर में स्थित है। अब आता है इसी प्रकार से रामसर साइट की स्थापना की गई 1971 में। इसके तहत राजस्थान भारत में 6 आर्द्रभूमि में से राजस्थान में 2 आर्द्रभूमि स्थल यहाँ पर स्थित हैं। कौन कौन से आते हैं रामसर साइट में, एक तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा जो करौली में है, और सांबर झील जो कि जयपुर में स्थित है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं अक्सर, वो निम्न है, ये अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, और यहाँ काजीरंगा में एक सींग वाले गेंडा के लिए कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। यहाँ पर ब्रो एंटलर्ड हिरण, जैसे हम संगाई के बारे में देखा था, नृत्य करने वाला हिरण इसको मानते हैं, इसके कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में एशियाई शेरों के कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है। ये मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर राजस्थान में, ये गोडाउन के लिए प्रसिद्ध हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिक्किम में, यहाँ पर कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, भितरकनिका अभयारण्य उड़ीसा में है, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में है, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। इसी प्रकार से पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। अक्सर इन्हीं के बारे में जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है राजस्थान के प्रमुख पार्क और वन्यजीव अभयारण्य। जैसा मैंने ऊपर बताया राजस्थान 3 नेशनल पार्क हैं और साथ ही साथ जो सेंचुरीज हैं 26 आती हैं। जो राजस्थान की जो प्रमुख पार्क हैं उसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, गना पक्षी अभयारण्य जिसको हम बोलते हैं, ये भरतपुर में स्थित है। यह इसका जो क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1981 में की गई। इसके बारे में पूछा जाता है कि एक तो राजस्थान का इसको प्राकृतिक धरोहर कब घोषित किया गया, 1985 में, और साथ ही यहाँ पर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर भी स्थित है। दूसरा नेशनल पार्क आता है आपका
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर राजस्थान में। इसका क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और 1973 में यहाँ पर बाघ परियोजना लागू की गई थी। इसी प्रकार तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर है? कोटा में। इसका क्षेत्रफल है 759.99 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 2012 में की गई और 11/4/2013 से यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि जो राष्ट्रीय उद्यान गांधी उद्यान है जो मुकुंदरा है वहाँ पर टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो ये 11 अप्रैल 2013 को किया गया। इसी प्रकार ये चौथा जो है राष्ट्रीय मरुद्यान उसको कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सेंचुरीज के तहत ही आता है। इसमें इसका जो क्षेत्रफल है वो 3162 वर्ग किलोमीटर है और यह अभ्यारण्य 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। साथ ही इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है? एक तो गोडाउन पक्षी के लिए जाना जाता है। आकर्षण का केंद्र आकलवुड फॉसिल पार्क भी यहाँ पर स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर। फिर उसके बाद आता है राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में टोटल 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है। उनमें से जो कुछ जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं अक्सर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। राष्ट्रीय सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये अलवर में है। इसका जो क्षेत्रफल होता है 492 वर्ग किलोमीटर है और यह अभ्यारण्य है जहाँ पर इसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया 1 अप्रैल 1973 से। तो राजस्थान में 3 जगह टाइगर प्रोजेक्ट हैं। कहाँ कहाँ पर हो गया? एक तो आपका रणथंभौर रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, इसी प्रकार से मुकुंदरा हिल्स हो गया और तीसरा हो गया आपका सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद आता है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके 83 वर्ग किलोमीटर हैं और गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है ये। इसी प्रकार से कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जिसका जो क्षेत्रफल है उदयपुर पाली राजसमंद में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल होता है 610 वर्ग किलोमीटर और ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से केलादेव अभ्यारण्य करौली में है, ये धोंक के वनों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी के नाल अभ्यारण्य उदयपुर में 511 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और 100 मानसी वाकल आदि नदियाँ यहीं से निकलती हैं। किससे? फुलवारी के नाल अभ्यारण्य उदयपुर से। इसी प्रकार से सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 422 वर्ग किलोमीटर है और सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ का जो प्रतापगढ़ तहसील थी अब इसको जिला बना दिया गया है, तो ये वहाँ पर स्थित हैं और इस चित्तल की मातृभूमि और साथ ही साथ जाकम बांध और इसके साथ ही इसको सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। किसको? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ को। इसी प्रकार से माउंट आबू अभ्यारण्य जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है, 326 वर्ग किलोमीटर हैं और गुरु शिखर पर्वत यहाँ पर स्थित है और जंगली मुर्गों के लिए इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से बेस रोड अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये 201 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर? 12 में स्थित है, 81 वर्ग किलोमीटर इसका है और सांपों की शरण स्थली इसको माना जाता है। किसको? शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 को। इसी प्रकार नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। ये इसका जो क्षेत्रफल तो 52.4 वर्ग किलोमीटर है और राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल गार्डन इसको बनाया गया, प्रथम जैविक उद्यान इसको विकसित किया गया। इसी प्रकार तालछापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है, 7.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये काले हिरणों और कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर मोचिया ग्रास साइप्रस रोटेंडस यहाँ पर मिलती है। इसी प्रकार से वन विहार धौलपुर में स्थित है, 25.60 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और वन विहार कोठी के लिए ये प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ वन विहार कोठी स्थित है। कहाँ पर? वन विहार धौलपुर में। अब राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। इसी प्रकार से राज्य पक्षी गोडाउन है। जो चिंकारा है इसका जूलॉजिकल नाम क्या है? गजेला गजेला। इसी प्रकार से जो गोडाउन है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन। इसी प्रकार से प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में 7 मृगवन हैं और 5 जंतु वाले मिस चिड़ियाघर स्थित हैं। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आज की जो क्लास थी बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की क्लास खत्म होती है। थैंक यू।